1710 में जो राजपूत जो उन्हें अगेन रिवॉल्ट किया, उन्हें बगावत की। इन सारी बगावतों के दरमियान ये जब फायरिंग हो रही थी इनके दरमियान भी औरंगज़ेब जो है वो उसकी डेथ होगी। सेकेंड हमारे पास आ जाता है इंसरेक्शन ऑफ सिक्स, यानी कि सिखों की बगावत। सिखों ने भी ये जो टाइम पीरियड जब चल रहा था औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में ही जो सिख जो थे सब कॉन्टिनेंट में जो सिख थे उन्होंने लूटिंग एडवेंचर उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया पंजाब में और कश्मीर में। इसके ख़िलाफ़ जो रॉयल आर्मी जो थी, जो औरंगज़ेब की जो आर्मी थी, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट किया। उनका जो सिखों का जो बड़ा लीडर जो था जिसको गुरु गोबिंद था उसने ओबीडियंस शो कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवॉल्ट्स ऑफ जेट्स। जटों ने भी रिवॉल्ट शुरू कर दिए 1669 में। इनके ख़िलाफ़ भी जो है रॉयल आर्मी जो है उन्होंने इसके ख़िलाफ़ भी जंग की। औरंगज़ेब सेंट हिज ग्रैंड सन बेदार बख्त टू टीच देम अ लेसन। तो इनको ख़त्म करने के लिए, इसी वॉर को ख़त्म करने के लिए जो औरंगज़ेब जो था उसने अपने ग्रैंड सन जिसका नाम बेदार बख्त था उसको भेजा। बेदार बख्त ने जटों को जो जट जो थे उन्होंने उसको डिफीट दे दी, शिकस्त दे दी। सेकंड हमारे पास आ जाता है सॉर्टर्न इंडिया। सॉर्टर्न इंडिया में कौन कौन से इलाके आ जाते हैं? बीजापुर, गोलकाना और अहमदनगर, ये इलाके इसमें आ जाते हैं। इन दक्कन Southern India, the states of Bijapur, Golkana and Ahmednagar etc. had many ports of sea trade. यहाँ से जो सी ट्रेड की जाती थी, यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स थे। अब चूँकि ये वाले जो इलाके थे जो ये कैपिटल से बहुत ज़्यादा दूर थे, तो इन इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो मुग़ल जो उस टाइम की जो हुकूमत थी, उस टाइम में जो गवर्नमेंट थी, उसके लिए इन इलाकों पे कंट्रोल कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। डिफ़िकल्टी हो रही थी उन्हें इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखने में। तो इन सारी चीज़ों का एडवांटेज उठाया औरंगज़ेब के टाइम पीरियड के दौरान ही वहाँ के लोगों ने उसका एडवांटेज उठाया, उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डेक्कन एक्सपेंडिशन ऑफ मराठीज़। अब ये मैं आपको बताया था, ये 18th सेंचुरी में ये जो है ये सब कॉन्टिनेंट में ये डोमिनेंट ट्राइब थे और ये जो है मुग़ल गवर्नमेंट जो थी उसके ख़िलाफ़ ये बहुत ज़्यादा परेशानी का ये सबब बनते थे, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे। 1649 में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। उन्होंने जो मुग़ल ट्रूप्स जो थे, मुग़ल आर्मी जो थी, उन्होंने उनको डिफ़ीट कर लिया था। उनके बहुत सारे जो फोर्स थे वो भी उन्होंने कब्ज़े में कर लिए थे। लेकिन बीजापुर का एक रूलर था जिसने जो है जो उनका जो मराठीज़ जो थे उनका जो हेड था शिवाजी के फादर को उसने कैप्चर कर लिया था। तो शिवाजी ने अपने फादर को सेव करने के लिए, अपने फादर को बचाने के लिए उसने जो फोर्ट जिनको उन्होंने कैप्चर किया था, जो फोर्ट कर लिए थे वो उसने उसको वापस कर दिए और ये भी प्रॉमिस किया कि वो मज़ीद जो है फ्यूचर में वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि वो पीसफुली रहेगा। लेकिन अगेन 1656 में शिवाजी ने जो है वो हिंदू स्टेट को कैप्चर कर लिया। ये वो टाइम पीरियड था जब शाहजहां जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार था और उसके जो सन्स थे उनके दरम्यान में थ्रोन के लिए टग ऑफ वार हो रही थी। ठीक है, इस सब का एडवांटेज लिया मराठीज़ ने, शिवाजी ने। उसने अपनी एफर्ट को कंबाइन किया, उसने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सारे जो मुग़ल यार बना नहीं थी वीडियो। हेलो, मराठी जो है उन्होंने अपनी एफर्ट को कंबाइन किया, दोबारा से अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने औरंगज़ेब की जो आर्मी थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने दोबारा से अटैक किया, उसकी आर्मी के ऊपर उन्होंने दोबारा से अटैक किया। अब जो है इस टाइम पीरियड के दौरान, इस बैटल के दौरान जो जहांगीर की जो आर्मी जो थी उन्होंने उसको सरेंडर करने पे उसको मजबूर कर दिया। शिवाजी और उसके जो सन्स थे उसको रॉयल कोर्ट में लाया गया। अब रॉयल कोर्ट में जब वो आए, जब दरबार में जब आए तो औरंगज़ेब ने उनको ऑफ़र की कि उन्हें हाई रैंक की, हाई पोजीशन को उनको ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और वो वहाँ से चले गए। वो वहाँ से उनको कैद कर लिया गया था लेकिन वो वहाँ से भाग गए थे, कैद से भाग गए थे। 3 इयर्स के बाद 3 इयर्स तक वो जो थे मराठी जो थे, शिवाजी और उसके बेटे जो थे, उन्होंने खामोशी से अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, दोबारा से अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर दोबारा से फिर उन्होंने कर्नाटका टेरिटरी को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पे जो शिवाजी जो था उसने 6 इयर्स तक यहाँ पे उसने रूल किया और वो डाइड हुआ 1680 में एट द एज ऑफ 53। ये आपको MCQs में आ सकता है।
शिवाजी जो था वो क्या था, उसने मराठीज जो थे वो अनऑर्गेनाइज थे, उन्होंने उनको डिसिप्लिन किया था और प्रॉपर पॉलिटिकल उनको स्टेट दी थी, पॉलिटिकल उनको राइट्स दिए थे, उनको ऑर्गेनाइज किया था प्रॉपर, उसने एक आर्मी बनाई थी। शिवाजी के बाद उसका जो बेटा था संभाजी, उसने मराठी की लीडरशिप उसके पास चली गई थी। औरंगज़ेब जो था वो इस बात को अच्छी तरह से, वो इस बात से अवेयर था कि जब तक मराठीज़ के पावर को उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक उनके जो हेल्पिंग हैंड है, उनको हेल्पिंग स्टेट्स जो है उनको वो ख़त्म ना कर लिया जाए, उनके पावर को ख़त्म ना कर लिया जाए। सो 1689 में जो औरंगज़ेब का एक जो जनरल था, उसने संभाजी को, जो शिवाजी का बेटा था, उसने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद अगेन फिर ये लोग स्ट्रांग हो गए थे। 1705 में औरंगज़ेब ने जो मराठी आर्मी जो थी उसने उसको शिकस्त कर ली थी और उस टेरिटरी को उसने कंकर कर लिया था। ये हो गए साउथर्न इंडिया में उसकी कैसे उसने उसको कंसोलिडेट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने अकबर का पढ़ा था कि उसने एक नया दिन उसने दीन इलाही उसने इन्वेंट कर लिया था। तो उसके बाद से जो मुल्क में जो रिलीजियसली जो थे बिलीफ्स जो थे वो उनमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी, लोग किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं थे। तो रिलीजियस उसने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई, क्या पॉलिसीज़ बनाई रिलीजियस के हवाले से। औरंगज़ेब बैन ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक इन द रॉयल कोर्ट जो था, जो दरबार था, उसमें हर किस्म का म्यूज़िक उसने बैन कर दिया था। जिजिया टैक्स का मैं अगेन रिपीट कर दूँ, जिजिया टैक्स क्या होता है, जो मुस्लिम स्टेट्स जो होती हैं वहाँ जो अगर नॉन मुस्लिम रह रहे हैं तो वो उनकी जो अगर लैंड हो तो उस लैंड पे वो मुस्लिम स्टेट्स को टैक्सेस पे करते हैं, जो अकबर ने अपने दौर में ख़त्म कर दिए थे। लेकिन जहांगीर ने दोबारा से जिजिया टैक्स दोबारा से नॉन मुस्लिम्स के ऊपर उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। करप्ट ऑफिशियल जो थे उसने सारे उनको डिसमिस कर दिया था। अल्कोहल की जो है वो सेल है प्रोहिबिटेड कर ली थी उसने, बैन कर ली थी उसने। इसके अलावा अकबर से पहले अकबर तक क्या होता था, जो एम्परर जो होता था, करंट एम्परर जो होता था, वो विंडो में आता था कुछ टाइम के लिए। ये आप कह सकते हैं कि एक फजूल किस्म का ये कस्टम था। तो जहांगीर ने इस कस्टम को भी एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद उसने एक और स्टेप लिया था कि जो वुमेन्स हैं वो टॉम फरा को विज़िट नहीं कर सकती। इसके अलावा जो अकबर जो है वो एम्बर्समेंट उसने प्रोमोट किया था उसने। वो क्या काम करते थे, वो डिफरेंट स्टेट्स में होते थे, डिफरेंट सिटीज़ में होते थे, या डिस्ट्रिक्ट्स बेस उसने ये लगाए थे, मुहतसिब लगाए थे, जो वहाँ के उन अफेयर्स को, उस स्टेट के उस इलाके के अफेयर्स को वो चेक एंड बैलेंस करते थे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्टेटस ऑफ औरंगज़ेब द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि हिस्ट्री जो हमें बताती है वो हमें ये बताती है कि औरंगज़ेब का टाइम पीरियड जो था वो एक गोल्डन टाइम पीरियड था। मुग़ल एम्पायर के जितने भी मुग़ल एम्पायर गुजरे उनमें सबसे जो गोल्डन टाइम पीरियड था वो औरंगज़ेब का टाइम पीरियड था। Aurism has an important position in the history of subcontinent since childhood. He was very intelligent, faithful person. He was hard-working and dutiful ruler. He had learned the Quran by heart, developed a keen knowledge of Islamic science. He appointed religious scholar to compile a voluminous book on Hanafi and adopted this book as a manual of government. वो इस्लाम की तरफ उसका झुकाव बहुत ज़्यादा था। उसने कुरान बहुत छोटी उम्र में ही उसने कुरान पढ़ लिया था और उसके अलावा इसको इस्लामिक साइंसेस में भी इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज था, डीप नॉलेज था इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपने टाइम पीरियड के दौरान जो बड़े बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उसने उनको इकट्ठा किया था और उनसे एक बुक लिखवाई थी, जो हनफी मसलिक के ऊपर उसने एक बुक लिखवाई थी। और इसके अलावा जो औरंगज़ेब जो था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव में फुल कमांड थी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझता था। उसके अलावा वो ये समझता था कि अगर वो किंग है तो जो असल में जो किंग है, असल में किंग तो जो है वो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको किंग बनाया है। सो वो जो आम पब्लिक है, जो पब्लिक है स्टेट के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो उनकी वेलफेयर के लिए वो काम करे, क्योंकि अल्लाह के सामने उसे एक दिन पेश होना है और अल्लाह के सामने उसे अपने तमाम कामों के लिए तमाम एक्शंस का उसने जवाब देना होगा। इसके अलावा उसने अपने स्टेट्स में जस्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। जो आम लोग जो थे उनके लिए उसने डिफरेंट राइट्स बनाए। इसके अलावा जो औरंगज़ेब जो था तो वो एम्पायर एक बादशाह था, किंग था, लेकिन उसने कभी भी जो ऑफिशियल जो पैसा जो होता था, जो ख़जाना जो होता, उसने कभी भी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए वहाँ से कभी एक रुपया नहीं लिया, बल्कि वो क्या काम करता था, ही अर्न हिज लिविंग बाय प्रिपेयरिंग हैंड रिटन कॉपीज़ ऑफ द होली कुरान एंड बाय सोइंग कैप्स। वो कैप्स बनाया करता था और कुरान मजीद लिखा करता था, जिससे वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को वो
फुलफिल किया करता था। इसके अलावा औरंगज़ेब हैड अ ग्रेट पैशन ऑफ आर्किटेक्चर में भी इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके दौर में रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुआ था, जिसको आजकल मोती मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा बादशाही मॉस्क सबको पता है कि ये लाहौर में है, ये भी इसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुई थी। इसने अपने लाइफ का इसका ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो बैटल फील्ड में गुजरा है। इसने उज़्बेक के ख़िलाफ़ इसने फाइट किया, जेट्स के ख़िलाफ़, सिख्स और राजपूत के खिलाफ, मराठीज़ के ख़िलाफ़ इसने बहुत सारी वॉर्स लड़ी। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन था, फेथ था इसका अल्लाह के ऊपर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, और सबसे बढ़कर ये कि ये जो आम पब्लिक जो थी वो उसके वेलफेयर के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किए थे, जस्टिस के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किए थे। औरंगज़ेब आलमगीर डाइड इन 1707 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर रूलिंग फॉर 50 ईयर्स। 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। जब इसकी डेथ हुई उस वक्त उसकी एज जो थी वो 90 ईयर्स थी, और उसने 50 ईयर्स तक उसने रूल किया। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। MCQs मैंने कुछ आपको बताए हैं, आपने क्या करना है, इसकी थॉरो रीडिंग करनी है, जितने भी पॉसिबल MCQs बन सकते हैं वो आपने बना लेने हैं। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है, ये जब आप चैप्टर की थॉरो रीडिंग करेंगे ये आपने तब कर लेने, फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सारे आपने कर लेने। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके आपको स्कूल एडमिन ऑफिस से नोट्स मिल जाएंगे। स्कूल एडमिन ऑफिस विजिट करें और यहाँ से आप लोग नोट्स ले लें। टिल दैट स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। टुडे आई एम हैविंग हिस्ट्री ऑफ क्लास 7th। काइंडली ओपन द बुक्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 2 क्या टॉपिक था उसका, मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन। इसमें हमने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का टाइम पीरियड हमने इसमें डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे कंसोलिडेट किया, उनके हमने पढ़ा था कि उन्होंने कौन कौन से इलाके कंकर किए थे। इसके अलावा हमने उनकी रिफॉर्म्स पढ़ी थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या उन्होंने रिफॉर्म्स की थी। इसके अलावा उनकी रिलीजियस स्ट्रेटजी क्या थी। इसके अलावा इसके बाद हमने पढ़ा था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की भी हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी कि टूवर्ड पोइट्री, टूवर्ड पेंटिंग और आर्किटेक्चर में उनकी क्या रिफॉर्म्स थी, आर्किटेक्चर में उनकी, और उसके अलावा म्यूज़िक में उनकी क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। 1628 AD टू 1658 ये उनका रूलिंग टाइम पीरियड है। 1628 में ये किंग बने थे और फिर 1658 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इसको आपका प्रिसाइज इसका व्यू दूंगी, पूरे टॉपिक्स की हम इसकी रीडिंग हम नहीं करेंगे, और जो साथ साथ MCQs वगैरह आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जहांगीर डाइड इन 1627 AD, ये आपको MCQ में आ सकता है। इन जनवरी 1628 AD हिज सन शाहजहाँ बिकेम एम्परर। ठीक है, उसकी डेथ कब हुई थी, जहांगीर की डेथ हुई थी 1627 में, और 1628 में जो उसका जो सन था शाहजहाँ वो एम्परर बन गया, वो किंग बन गया। उसका जो रियल नेम था, इसका रियल नेम खुर्रम था, लेकिन जब वो आफ्टर हिज क्रोनिंग यानी कि जब उसको वो बादशाह बन गया, किंग बन गया, तो उसके बाद उसने खुद को टाइटल दिया, शाहजहाँ का टाइटल दिया। और वो बॉर्न कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1592 AD इन लाहौर। वो 1592 में ये लाहौर में पैदा हुआ था। तो जहांगीर ने शाहजहाँ की एजुकेशन के लिए बहुत से उसने स्पेशल अटेंशन थी टुवर्ड हिज एजुकेशन। बहुत से स्कॉलर्स उसने दूर दराज से और अपने लोकल एरिया से उसने बहुत से स्कॉलर्स उसने इकट्ठे किए जो उसे एजुकेशन देते थे। शाहजहाँ जो था वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसने फॉर्मल एजुकेशन भी उसने फिनिश कर ली थी, बहुत जल्दी उसने ख़त्म कर ली थी। इसके अलावा उसको आर्ट्स ऑफ वॉरफेयर यानी कि जंगी जो आर्ट था उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा ये स्वॉर्ड्समैनशिप, आर्टरी, राइडिंग वगैरह में और फायरिंग वगैरह में भी, फायरिंग विद गन में भी इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और बहुत छोटी एज में उसने ये सारी जो स्किल्स थी और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स में ये एक्सपर्ट हो गया था। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे, इसमें इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया कि 1610 में इसकी फर्स्ट मैरिज हुई और 1612 में इसकी सेकंड मैरिज हुई थी। उसकी सेकंड मैरिज जो हुई थी वो जिसके साथ हुई थी उसको उन्होंने एक टाइटल दिया था, मुमताज़ महल का टाइटल दिया था। मुमताज़ महल जो थी उसके फादर की तरफ से, उसके पेरेंट्स की तरफ से एक स्पेशल फील्ड यानी कि उसको एक स्पेशल जागीर दी गई थी, यानी स्पेशल इलाका उसको दिया गया था।
जो खुर्रम था यानी कि जो शाहजहाँ जो था उसने बहुत सारे मिलिट्री टास्क को अपने टाइम पीरियड में उसने उनको कंप्लीट किया था। और जहांगीर की लाइफ में ही जब जहांगीर भी ज़िंदा था तो वो जो खुर्रम था यानी कि जो शाहजहाँ जो था वो उसकी एबिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसको हमेशा हर मैटर में वो उसको इनकरेज किया करता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे, रेन ऑफ शाहजहाँ द गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल एम्पायर। जो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था, जो शाहजहाँ को जब उसको स्टेट मिली थी, जब वो एम्पायर बना था तो उसको जो स्टेट मिली थी वो बहुत ज़्यादा वास्ट ही एक्सटेंसिव थी वो स्टेट बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड में। और उस टाइम पीरियड में वो जो स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा पीस था, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ख़ुद जो शाहजहाँ जो था वो भी एक बहुत ज़्यादा लर्न और सिविलाइज्ड पर्सन था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा वो ड्यूटीफुल पर्सन था। इसके अलावा उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कमांड थी, रूलिंग एबिलिटीज़ थी उसमें। इसके अलावा उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसको कमांड थी। इसके टाइम पीरियड में, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ट्रेड, कॉमर्स और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया उसके टाइम पीरियड के अंदर। इसके अलावा शाहजहाँ ने बहुत से नॉन इस्लामिक कस्टम जो थे, नॉन इस्लामिक टैक्सेस जो थे, उसने उनको भी ख़त्म किया था। इसके अलावा इसका एक और कारनामा है, इसने लूनर कैलेंडर को इसने इंट्रोड्यूस कराया था उसके टाइम पीरियड के अंदर। शाहजहाँ के टाइम पीरियड के अंदर लूनर कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा इसने इस्लामिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भी उसने बहुत से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कल्चर एंड आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड जो था, एज ऑफ शाहजहाँ वाज अ culmination ऑफ मुग़ल कल्चर एंड आर्किटेक्चर। इस दौर में मुग़ल जो शाहजहाँ जो था, मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ जो था, उसके टाइम पीरियड के अंदर आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। ताजमहल उसके टाइम में बिल्ड किया गया। वो जो ताजमहल जो था वो किस लिए बनाया गया था, उसकी बिलव्ड वाइफ थी मुमताज़ महल, उसका टॉम था। और ये जो था ये ताजमहल जो है ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये इंक्लूडेड है। और ये जो टॉम जो बनाया गया था, ताजमहल जो बनाया गया था, ये वाइट मार्बल स्टोन से बनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है पढ़ते हैं हम रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली भी इसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट हुआ था। और इसके अलावा रंग महल, दीवाने ख़ास, दीवाने आम, ये भी इसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुई थी। इसके अलावा शालीमार बाग, शालीमार गार्डन इन लाहौर, ये अब सबको पता है ये लाहौर में है, ये भी इसके टाइम पीरियड में बनाया गया था। जहांगीर टॉम्ब लाइक द टॉम्ब ऑफ नूर जहाँ ब्रदर आसिफ जान, इट्स द टॉम्ब ऑफ इट्स बल्ब शेप। इसके अलावा जहांगीर टॉम्ब के साथ एक और टॉम्ब बनाया गया था जो नूर जहाँ के ब्रदर का था। और ये किस शेप का टॉम्ब था, ये बल्ब शेप का था। इसके अलावा शीश महल भी इसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुआ था। शीश महल, इसको शीश महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिरर के स्मॉल पीसेस से इसकी डेकोरेशन की गई है। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड में वज़ीर खान मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट की गई थी जो कि लाहौर में है। इसके अलावा ठट्ठा में एक मस्जिद कंस्ट्रक्ट की गई थी, एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट की गई थी जिसका जो टॉम्ब था वो किस कलर का था, पेंटेड ग्रीन बॉर्डर के साथ उसको डिकोर किया गया था। जहाँ आरा डॉटर ऑफ शाहजहाँ बिल्डा मॉस्क इन आगरा। इसके अलावा जो शाहजहाँ की जो डॉटर थी उसने भी आगरा में एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाई थी। और इससे मॉस्क की जो रूफ थी वो 3 टॉम्ब्स के साथ वो कवर्ड है, उसकी जो रूफ है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल एशियन पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ। आपको पता है कि जो बाबर था, जो फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर था, उसका होमलैंड क्या था, उसका जो होमलैंड था वो सेंट्रल एशिया था। और सेंट्रल एशिया जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग प्लेस है। जैसे यहाँ पे समरकंद था, बुखारा था, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। चूँकि जो शाहजहाँ के जो एंसेस्टर्स जो थे वो यहाँ से बिलोंग करते थे, वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग विश थी, उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो इन इलाकों पे अपना होल्ड कायम कर ले, क्योंकि ये ट्रेड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट थे ये इलाके। जो हमने पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अकबर जो था उसने समरकंद को 3 टाइम उसने समरकंद को कंकर किया था, लेकिन यहाँ पे वो अपना होल्ड नहीं मेंटेन कर पाया था। और फिर ये इलाके जो थे उनको कंकर करता था, लेकिन वो इलाके फिर इसके होल्ड से बाहर निकल जाते थे। अब शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो ये लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री थी। तो अब शाहजहाँ ने ये इरादा किया कि वो समरकंद और बुखारा को अपने होल्ड में ले ले। तो उस टाइम में क्या हुआ था, इन 1645 द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया नज़र मोहम्मद
very unpopular, a revolt occurred against him and masses with the support of the army enthroned his son Abdul Aziz. Nizar Muhammad asked Shah Jahan to help him, who saw it is a wonderful opportunity to fulfill his standing wish of political influence in Central Asia. 1645 में क्या हुआ, जो सेंट्रल एशिया का जो रूलर था नज़र मोहम्मद जो था वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था, तो उसके अपने कंट्री में उसके ख़िलाफ़ रिवॉल्ट हो गई थी, रेबल्स हो गया था उसकी कंट्री में उसके ख़िलाफ़। तो उसने शाहजहाँ से हेल्प मांगी उसने, तो शाहजहाँ ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया। तो उसने ये सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो मेरी जो विश है मैं इस विश को पूरा कर सकता हूँ, मैं समरकंद और बुखारा पे अपना होल्ड कायम कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि शाहजहाँ जो था उसने एक बहुत बड़ी आर्मी जो थी, अपनी आर्मी बल्ख और बख्शान की तरफ उसने भेजी। नज़र मोहम्मद जो थी वो इस चीज़ को समझ गया था, वो वहाँ से पर्शिया भाग गया। तो जो मुग़ल एम्पायर थे उसने बल्ख का जो है उसने वो होल्ड उनके हाथ में आ गया। बल्ख और बदख्शां ये जो दो जगहों के नाम थे, इन पे उनका होल्ड आ गया। लेकिन जो ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो जो मुग़ल आर्मी जो थी वो चूँकि वो सर्दियों से बहुत ज़्यादा जो कोल्ड वेदर होता था वहाँ के बल्ख और बदख्शां का, वो कोल्ड वेदर उनके लिए अनबियरेबल था। सो उन्होंने क्या किया, उनका जो हेड था उसने क्या किया कि अपने हेड को बताए बगैर या अपने स्टेट को इन्फॉर्म किए बगैर उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी और वो वहाँ से बल्ख और जो बदख्शां था वो वहाँ से वो चले गए। तो फिर क्या हुआ, इस सब के बाद जब वो लोग वहाँ से चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो इलाके उन्होंने कंकर कर लिए थे वो उनके हाथ से निकल गए। उसके बाद अगेन क्या हुआ, 1647 शाहजहाँ सेंट प्रिंस औरंगजेब टू कंकर बल्ख हिमसेल्फ रीच्ड काबुल टू मॉनिटर दिस कैंपेन। उसके बाद 1647 में शाहजहाँ ने अपने बेटे औरंगजेब को कंकर करने के लिए भेजा और फिर इस सारी कैंपेन को वो काबुल से उसने खुद मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब शाहजहाँ ने जो बल्ख था वो एक ग्रेट एफर्ट के साथ उसको दोबारा से कंकर कर लिया। अब सेंट्रल एशिया में अब्दुल अजीज़ कौन था, जो नज़र मोहम्मद था उसका सन था, उसने उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस की। जहाँ जो नज़र मोहम्मद था उसने ये रियलाइज़ किया कि हो सकता है कि वो अपने उसके जो लॉस्ट टेरिटरी थी वो उसको दोबारा से कैप्चर कर सकता है। उसने विद द हेल्प ऑफ पर्शियन सोल्जर उसने रेजिस्ट किया, लेकिन वो यहाँ पे भी वो फेल हो गया। अब उसने क्या किया, नज़र मोहम्मद जो था उसने शाहजहाँ से रिक्वेस्ट की कि वो जो कॉन्कर्ड एरियाज़ थे वो उसको कन्फर कर दिए जाएँ, यानी कि वो उसको दे दिए जाएँ। अब शाहजहाँ क्योंकि उस इलाके का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा सुवियर था, शाहजहाँ की जो आर्मी थी वो वहाँ पे वो सुवियर वेदर को वो बियर नहीं कर सकती थी। सो शाहजहाँ ने यहाँ पे ये फील किया कि ये उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो यहाँ से क्विट कर लिए। और इसके अलावा क्विट करने का उनके पास एक अच्छा ऑप्शन था, उसके अलावा उनकी उज़्बेक्स के साथ भी उनकी गोरिल्ला फाइट्स स्टार्ट हो गई थी। इस सब के लिए फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो शाहजहाँ जो है उसने वो इलाके जो कंकर कर लिए थे वो उसने नज़र मोहम्मद को दे दिए थे। अब ये जो एडवेंचर जो थे वो सारे अनफ्रूटफुल थे उसके लिए, और ये जो पॉलिसी थी वो टोटली उसकी फेल हो गई थी शाहजहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सम विक्ट्रीज इन द एज ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के एज में और कौन सी, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में और कौन सी उसकी विक्ट्रीज थी। सबसे पहले है बैटल्स विद पोर्टुगीज़ कौन थे, ये पोर्टुगल लोग थे 15 और 16 सेंचुरी में इनने सारी वर्ल्ड के यूरोप के जितने भी नेशंस थे, यूरोप में जितनी भी नेशंस थी उनमें सी फॉरिंग में उनने उनको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। और 1498 में एक शख्स था जिसका नाम था वास्को डे गामा, वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पहुंचा। फिर क्या हुआ, जब वो पहला शख्स था जो वहाँ पे आया था, उसके बाद आहिस्ता ग्रेजुअली और लोग वहाँ पे आते गए और वो कहाँ आके रहना शुरू होंगे, कोस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो आके बसना शुरू हो गए। यहाँ पे वो उन्होंने रेजिडेंस रखनी शुरू कर दी। अब 1579 में क्या किया, दे एस्टैब्लिश ए सेंटर ऑफ ट्रेड इन द सिटी ऑफ होगले इन बंगाल एंड स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्ट्रॉन्ग होल्ड। सबसे पहले तो उन्होंने 1579 में उन्होंने ट्रेडिंग वहाँ पे शुरू कर ली, एस्टैब्लिश किया उन्होंने सेंटर ऑफ ट्रेड उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया। फिर आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने वहाँ पे बनाना शुरू कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1632 उन्होंने क्या किया कि 1632 में उन्होंने वहाँ के जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस बात को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो उनको टैक्सेस पे करें। वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको उन्होंने टैक्सेस पे करने पर उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया। 1632 में मुग़ल ट्रूप्स जो मुग़ल आर्मी जो थी उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और उन्होंने उनको पुर्तगीज़ जो थी उन्होंने उनको डिफीट कर दिया, उन्होंने उनको शिकस्त दे दी। ये उनकी फर्स्ट बैटल थी विद पुर्तगीज़। नेक्स्ट है उनकी अहमदनगर
1630 अहमदनगर वॉज स्ट्रक विद द स्वीयर ड्राफ्ट विद क्लेम थाउजेंड लास्ट 1630 में। ये आपको MCQ में आ सकता है कि अहमदनगर में एक स्वीयर किस्म का ड्राफ्ट आया, कहत साली आई वहाँ पे, जिसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो मर गए थे। उसके बाद टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड विद द हेल्प ऑफ मराठीज द रूलर्स बीजापुर कैप्चर अहमदनगर। मराठास कौन थे? ये 80th सेंचुरी में ये सब कॉन्टिनेंट में एक डोमिनेंट ट्राइब जो था, डोमिनेंट ट्राइब था, और इनका जो हेड था वो था शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज इनका मराठी जो थे उनका हेड था। तो उन्होंने इसका एडवांटेज इसका उठाया, उन्होंने अहमदनगर को उन्होंने कैप्चर कर दिया। लेकिन फिर बाद में 1633 में मुग़ल एम्पायर ने उनसे अटैक किया अहमदनगर के ऊपर और उसको कैप्चर कर लिया। सेकंड के है हमारे पास गोलकाना एंड बीजापुर। गोलकाना और बीजापुर को उन्होंने गोलकाना और बीजापुर को उन्होंने कब कैप्चर किया मुग़ल आर्मी ने? शाहजहाँ ने गोलकाना और बीजापुर के जो रूलर थे उन्होंने उनको एक ऑफ़र भेजी कि वो उसके एलिजेंस को एक्सेप्ट कर लें। अब गोलकाना का जो रूलर था, जो राजा था या जो किंग था, उसने तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बीजापुर का जो रूलर था उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में मुग़ल एम्पायर जो शाहजहाँ जो था उन्होंने उसको भी कंकर कर लिया, बीजापुर को भी उन्होंने कंकर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वॉर्स ऑफ सेसेशन बिटवीन जहांगीर सन्स। इन सितंबर 1657 शाहजहाँ फेल इल। 1657 में शाहजहाँ जो है वो बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी उसका हुआ, लेकिन वो बेहतर ना हुआ। तो उसके बारे में ये रूमर्स फैलना शुरू हो गए कि वो अब नियर टू डेथ है, वो रिकवर नहीं कर सकता। तो ये देखते उसके बेटों में टग ऑफ वार शुरू हो गई, यानी कि उनके दरमियान इस बार पे वॉर होने शुरू होगी कि कौन तख्त पे बैठेगा, कौन किंग बनेगा, नेक्स्ट किंग कौन बनेगा। अब हम उनके जो सन्स थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला उनका जो सन था वो है दारा शेखू। दारा शेखू हैड अपॉइंटेड दारा शेखू हिज अपेरेंट वाइल ही इज़ अलाइव। जब शाहजहाँ भी अलाइव ही था, भी जिंदा ही था, तो उसने दारा शेखू को अपना सक्सेसर उसने अपॉइंट कर लिया था, यानी कि उसने ये अनाउंस कर लिया था कि उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो होगा, नेक्स्ट किंग जो होगा वो दारा शेखू होगा। लेकिन जो दारा शेखू जो था वो उसमें किसी भी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उसमें नहीं थी। सेकेंड सन जो था वो था उसका शुजा जो था वो बंगाल का गवर्नर था। ये भी एक लेज़ी पर्सन था, उसमें भी किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं थी। नेक्स्ट उसका सन है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है वो बाकी सारे उसके जो सन थे उन सबसे बेटर था। वो एक सोबर पर्सनैलिटी थी उसकी। इसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी थी, और वो नैब दक्कन का वो नैब था। शाहजहाँ हैड अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ दक्कन। इसके अलावा दक्कन का ये शाहजहाँ जो है ये दक्कन का गवर्नर भी था। नेक्स्ट उसका बेटा है मुराद। चौथा बेटा इसका मुराद में भी किसी भी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ नहीं थी, कोई मिलिट्री एबिलिटीज़ नहीं थी। इसके अलावा ये शख्स जो था ये बहुत ज़्यादा क्विकली ये डिसीजंस ले लेता था। उसके जो डिसीजंस जो होते थे वो गुस्से में डिसीजंस ले लेता था। उसके सारे डिसीजंस जो होते थे मोस्टली वो रॉन्ग होते थे, और शाहजहाँ ने इसको गुजरात का गवर्नर इसने मुकर्रर किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जब शाहजहाँ अभी इल था, अभी उसकी डेथ नहीं हुई थी, तो जो फर्स्ट उसका सन जो था दारा शेखू, जो उसका फर्स्ट सन जो था वो रॉयल पैलेस में होता था। अब उसके बेटों के दरमियान तो जंग शुरू हो गई थी कि जो नेक्स्ट किंग जो होगा वो कौन बनेगा। तो उसने क्या किया, जो दारा शेखू जो था उसने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, और उसने अपनी आर्मी को आगरा में हर जगह उसने अपनी आर्मी को फैलाना शुरू कर लिया। जब ये स्टेप्स देखी उसके बाकी ब्रदर्स ने, तो वो उनके लिए परेशानी के बायस बने। तो उन्होंने भी कैपिटल जो था आगरा, जो टाइम में कैपिटल जो था, कैपिटल को भी उन्होंने कैप्चर करने के लिए, कैपिटल पे होल्ड करने के लिए उन्होंने भी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या किया, मुराद जो उसका बेटा था, फोर्थ सन जो उसका था, उसने अपने आप को सूरत का एम्परर उसने अनाउंस कर दिया। उसने ये डिक्लेयर किया कि ही डिक्लेयर सूरत एज इज कैपिटल। उसने सूरत को कैपिटल उसने डिक्लेयर कर दिया, और फ्राइडे सरमन था उसमें, फ्राइडे सरमन यानी कि जुमे का जो खुतबा दिया जाता था उसके नाम से दिया जाता था। इसके बाद शुजा ने भी अपने आप को बंगाल का रूलर उसने अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट औरंगज़ेब उस टाइम में दक्कन में था। उसने किसी भी किस्म की उसने मज़ीद अपने भाइयों के ख़िलाफ़ कोई
मज़ाहमत करने से उसने ये समझा, बेहतर समझा कि वो अपनी पावर को सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग करे। तो सबसे पहले उसने अपने भाई, उसका जो भाई था मुराद, उसने उसको एक मैसेज भेजा। उसने उसको मैसेज भेजा कि वो कोई हैस्टी एक्शन ना ले, परहेज़ करे किसी भी किस्म का कोई क्विक एक्शन लेने से। उन दो ब्रदर्स ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो एक जॉइंट आर्मी बनाएंगे, अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके बाद अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद वो फिर अपने भाई जो कैपिटल में था, आगरा में था, उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लेंगे। अब वो उन दोनों ने मिलकर जो जॉइंट आर्मी जो बनाई थी, उसके बाद उन्होंने दारा शेखों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक फ़ाइट की जिसमें उनको वो उन्होंने सक्सेसफुल रहे वो इसमें। उसके बाद मुराद ने जो प्रॉमिस किया था कि वो 1/3 ऑफ द बूटी एंड गवर्नरशिप ऑफ पंजाब, काबुल, कश्मीर एंड सिंध वाइल ऑल अदर टेरिटरीज वुड बिलोंग टू औरंगज़ेब। अब उन दोनों के दरमियान भी एक मुआहिदा हो गया था। उस मुआहिदे में क्या था कि 1/3 ऑफ द बूटी क्या होता है, माल गनीमत को कहते हैं। 1/3 ऑफ बूटी जो कि वो मुराद के पास जाएगी। उसके अलावा पंजाब, काबुल, कश्मीर और सिंध की गवर्नरशिप भी किसके पास जाएगी, वो भी मुराद के पास जाएंगी। और बाकी जो टेरिटरीज होंगी वो औरंगज़ेब के पास जाएंगी। ठीक है, ये इवेंट्स थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। अब हम देखते हैं कि भाइयों के दरमियान तख्त के लिए कौन कौन सी बैटल्स हुई। फर्स्ट बैटल जो थी वो थी फर्स्ट बैटल शुजा वर्सेस दारे शेखू। शुजा ने क्या किया, शुजा लेड हिज आर्मी अगेंस्ट आगरा एंड रीच बनारस विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस। दारे शेखू सेंट हिज एल्डर सन टू कन्फ्रंट हिम। दिस बैटल वाज फॉट इन February 1658 नियर बनारस। शुजा वाज डिफीटेड एंड फ्लेड बैक टू बंगाल। शुजा ने अपनी आर्मी ली और वो बनारस के पास वो पहुंच गया। बनारस के करीब उसने अपनी आर्मी को उसने ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे दोनों भाइयों के दरमियान रेजिस्टेंस हुई। दारे शेखों ने अपने छोटे बेटे को कन्फ्रंट करने के लिए भेजा। 1658 में बनारस के करीब इनके दरमियान में फ़ाइट हुई, जिसमें जो शुजा जो था उसको डिफीट हो गया और वो बंगाल की तरफ वो भाग गया। सेकेंड बैटल है कंबाइंड फोर्स ऑफ औरंगज़ेब मुराद वर्सेस दारे शेखू। औरंगज़ेब, हमने पहले पढ़ा कि औरंगज़ेब और मुराद ने मिलकर एक जॉइंट आर्मी बना ली थी। उन्होंने मिल के शेखों के ख़िलाफ़, दारे शेखों के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ाइट किया था। जब दारे शेखों उसे ये न्यूज़ मिली कि कंबाइंड आर्मी उसके ख़िलाफ़ अटैक करने के लिए आ रही है, तो उसने अपनी आर्मी को भी उसने ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन जो दारे शेखों की जो आर्मी थी वो उसको इस जंग में उनको शिकस्त हो गई और औरंगज़ेब और मुराद की जो फ़ौज थी वो कामयाब हो गई इसमें। थर्ड बैटल थी सेकंड एंगेजमेंट बिटवीन कंबाइंड फोर्स ऑफ औरंगज़ेब एंड मुराद विद दारे शेखू। अब अगेन उनकी जो कंबाइंड आर्मी जो थी मुराद और औरंगज़ेब की जो कंबाइंड आर्मी थी, अब उन्होंने दारे शेखू के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बैटल की। जब दारे शेखों को जब शिकस्त हो गई तो वो वहाँ से दारे शेखों को शिकस्त देने के बाद मुराद और औरंगज़ेब जो थे वो आगरा की तरफ आए। यहाँ पर अगेन उनको दारे शेखों की आर्मी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी आर्टिलरी खोल दी, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी जो कंबाइंड आर्मी जो थी मुराद और औरंगज़ेब की जो कंबाइंड आर्मी जो थी वो उसमें सक्सेसफुल रहे। और इस ड्यूरिंग द बैटल जो दारे शेखू जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। तो उसकी आर्मी को ये लगा कि वो मारा जा चुका है, जिसकी वजह से वो उसकी जो आर्मी जो थी वो डिमोरलाइज्ड हो गई और उन्होंने वो फिर शिकस्त खा गई। अब उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब और मुराद उन्होंने मिल के उन्होंने आगरा के इंतज़ामात को संभाला और फिर उन्होंने दारे शेखू को पकड़ने के लिए भी उसके पीछे उन्होंने उसका ताक़ुब किया। अब औरंगज़ेब ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उसने पकड़ा जो शाहजहाँ ने मुराद को लिखा था, जिसमें उसने उसको एडवाइस की थी सारे अलायंसेस जो हैं वो औरंगज़ेब के साथ वो ख़त्म कर दे और वो जो शाहजहाँ जो है वो मुराद को दिल्ली का किंग बना देगा। जब औरंगज़ेब ने जब ये पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हुआ। उसने क्लेवरली उसने जो मुराद जो था वो उसने उसको एक फोर्ट के अंदर उसने उसको बंद कर दिया। अब फिर अगेन इसके अलावा भी उसने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उसने पकड़ा जो शाहजहाँ ने उसको लिखा था, दारे शेखों को लिखा था। दारे शेखों उसने क्या लिखा था कि वो दिल्ली में ही रहे और अपने बहुत जल्दी से जितना जल्दी हो सके एज सुन एज़ पॉसिबल अपने सक्सेसर को वो अनाउंस करे। ये सारे लेटर्स पढ़ने के बाद जो शाहजहाँ जो था वो बहुत ज़्यादा हार्श हुआ और उसने शाहजहाँ को भी एक फोर्ट में उसको बंद कर दिया, कन्फाइन कर दिया।
जो शाहजहाँ जो था वो कन्फाइनमेंट के दौरान ही 1666 में उसकी डेथ हो गई थी। अब फोर्थ बैटल जो थी वो औरंगज़ेब वर्सेस शुजा के दरमियान में थी, और ये जंग जो थी, ये फाइट जो थी, ये बैटल जो थी, ये भी औरंगज़ेब ने विन कर ली थी। फिफ्थ बैटल फिर अगेन औरंगज़ेब और दारे शेखों के दरमियान में थी, जब औरंगज़ेब और शुजा के दरमियान जब फ्रिक्शन चल रही थी, जब उनके दरमियान में जब प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मैटर्स चल रहे थे, तो उस दौरान में जो दारे शेखू जो था उसने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। उसने अगेन अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर दोबारा से वो उसके ख़िलाफ़ उसने दोबारा से औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ उसने फ़ाइट किया। जब उसने फ़ाइट किया तो अगेन उसको दारे शेखू जो था उसको उसमें शिकस्त हो गई। दारे शेखू उस जंग में मारा गया। उसके बाद उसका जो बेटा था सुलेमान, उसने भी रिवेंज लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी मारा गया। उसके बाद सारे भाइयों के ख़ात्मे के बाद जो औरंगज़ेब जो था वो अनडिस्प्यूटेड एम्परर सब कॉन्टिनेंट का बन गया। ये सारी बैटल्स थी जो भाइयों के दरमियान हुई थी। सेकंड हम चलते हैं अब्दुल मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर 1658 AD to 1707। 1658 to 1707 AD, ये इसका जो टाइम पीरियड जो है 1658 में ये किंग बना था और 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। अब हम इसकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहजहाँ जो है वो 1618 में इसकी बर्थ हुई थी। उसके बर्थ के बाद जैसे वहाँ का कस्टम था, वहाँ के ट्रेडिशन जो थी वो ये थी कि वहाँ पे जो बच्चे होते थे उनको जो कोर्ट होता था, जो दरबार होता था, दरबार के अंदर ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो उसके जो टीचर्स थे, उसके जो ट्यूटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स थे, वो उसको पढ़ाते थे। कुछ ही टाइम के बाद बहुत छोटी एज में उसने जो औरंगज़ेब जो था, औरंगज़ेब आलमगीर जो था, उसने अरबिक, पर्शियन, टर्किश और हिंदी लैंग्वेजेस उसने सीख ली। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था आर्ट्स ऑफ वॉर का वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। उसने अपनी एरा में, यही वजह है कि उसने अपनी एरा में बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपीडिशन भी की थी। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक था। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उसकी, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी थी उसकी। उसने अपने टाइम पीरियड में पीस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। प्योर इस्लामिक लॉज भी उसने अपने टाइम पीरियड में उसने इम्प्लीमेंट करवाई। इसके अलावा ख्वाजा मुजाहिद अल-अफ़सानी हज़रत मुजाहिद अल-अफ़सानी के ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। इनका जो टाइम पीरियड था, आलमगीर का जो टाइम पीरियड था, ये जितने भी रूलर्स गुजरे, मुग़ल एम्पायर जो गुजरे हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द एज ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड के दौरान उसकी जब वो रूलर बना, जब वो किंग बना, तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फर्स्ट पीरियड जो है वो आता है 1658 AD to 1681। ये वो टाइम पीरियड है जब वो अपने भाइयों के खिलाफ फाइट कर रहा था, ड्यूरिंग विच औरंगज़ेब वॉज बिजी इन द सेटलिंग इशूज़ ऑफ नॉर्थन इंडिया के अंदर प्रॉब्लम को सेटल डाउन कर रहा था। सेकेंड पीरियड जो आता है वो आता है इसका 1682 से 1707 में। इस टाइम पीरियड में उसने क्या किया था, साउथर्न इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम जो थे, जो अफेयर जो थे, उसको उसने सेटल किया था। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्दर्न इंडिया में प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिलेशन विद राजपूत। जब शाहजहाँ अभी इल ही था, वो भी बीमार था, तो उसके बेटों के दरमियान थ्रोन के लिए यानी तख्त के लिए उनके दरमियान फाइटिंग शुरू हो गई। तो इन फाइटिंग्स का एडवांटेज उठाया राजपूत से, वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई, उन्होंने वहाँ पे रेबल कर दिया। उसके बाद जो औरंगज़ेब जो था, उसका बेटा प्रिंस अकबर, उसने भी रिवॉल्ट कर दिया औरंगज़ेब के अगेंस्ट में। औरंगज़ेब ने इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए ख़ुद वो गया और फाइट हुई बाप बेटे के दरमियान में। प्रिंस अकबर जो था वो पर्शिया की तरफ भाग गया और उसने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। इसके अलावा 1710 AD राजपूत रिवॉल्टेड वंस अगेन। 1710 में जो राजपूत उन्होंने अगेन रिवॉल्ट किया, उन्होंने अगेन बगावत की। इन सारी फाइट्स के दरमियान, जब ये कंप्रोमाइज़ हो रहे थे, ये फाइट्स हो रही थी इसके ड्यूरिंग